हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रोहित वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। अभी तक हमने मार्क्समैन बुक के मॉडर्न हिस्ट्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैज़ बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस डिफरेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से मार्क्समैन बुक से सॉल्व करेंगे दैट इज़ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में वेरी फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जो टॉपिक है इसके ऊपर हमने एक लूसेंट का वीडियो भी बनाया है फॉर रिवीजन पर्पस, वो आप देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी कम्प्रिहेंसिव वीडियो, ऑल कॉन्सेप्ट्स हैज़ बीन गिवन इन दैट। आप देखें कि ये क्वेश्चंस उस वीडियो से काफ़ी मिलते जुलते हैं। एंड इसमें यूनिवर्स एंड सोलर स्पेस, सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस है अराउंड 150 क्वेश्चंस, उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत स्विफ्टली। जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Now the very first question is asking that the time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy, हमारे गैलेक्सी में सन को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? तो इट इज़ 25 करोड़ ईयर्स, 25 करोड़ ईयर्स, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉस्मिक ईयर्स। Cosmic year is the time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy. Our galaxy is Milky Way galaxy. Milky Way galaxy है, हम उसके पार्ट हैं। There are so many galaxies, Milky Way is one among them. The color of star indicates, क्या दिखाता है color of star? तो color of star indicates the temperature. The color of star indicates the temperature. अब ये देखोगे कि there are different colors, कैसे कैसे कलर के ब्लू होंगे, वाइट होंगे, येलो होंगे, ऑरेंज होंगे, रेड होंगे। तो ब्लू जो कलर होगा that will be the most hottest होगा, और रेड जो कलर होगा, that will be the least hottest. बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कर रहा है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसका कहना ये है कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो 13.7 बिलियन ईयर एगो एक बैंग हुआ और एक एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई और उसमें बहुत सी चीज़ें बाहर निकली, जैसे गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसॉन जिसको हम नाम देते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सब चीज़ वहीं से निकला है। और आगे आने वाले समय में फिर एटम्स का ओरिजिन होता है और फिर धीरे धीरे लाइफ का इमर्जेंस होता है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज क्लासिफाइड एज, तो आपने पढ़ा होगा दैट द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल गैलेक्सी। ये स्पाइरल शेप का होता है मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल शेप। द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर्स इंटरनल कोलैप्स इट इज कॉल्ड द चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द मैक्सिमम मास ऑफ ए वाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, और ये वाइट ड्वार्फ स्टार क्या होता है, आगे चल के न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाता है, या ब्लैक होल भी इसको कह सकते हैं। और वो जो है किस लिमिट पे, वही ये लिमिट की बात कर रहा है कि दिस इज द चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर को इनके लिए 1983 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्या बताने के लिए कि देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच अ ड्वार्फ स्टार चेंजेस इनटू द ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, विच इज द सेलेस्टियल फेनोमेना अकरिंग ड्यू टू स्टार्स। तो इन सब में आप देखोगे कि दैट इज ब्लैक होल इज रिलेटेड टू द स्टार्स, और स्टार्स जब ड्वार्फ स्टार चेंजेस टू न्यूट्रॉन स्टार, और दैट इज आल्सो द ब्लैक होल। द ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड, ब्लैक होल की जो थ्योरी है दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय A. C.V. Raman, B. H.G. भाभा, C. S. चंद्रशेखर, D. हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर इज द ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय S. चंद्रशेखर। उन्होंने इधर कहा था कि आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाओगे तो आप ब्लैक होल बन जाओगे। फिर क्या कहता है, ब्लैक होल होता क्या है? तो इट इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? दिस property is due to the very high density at a very small thing। बहुत से छोटी चीज़ में बहुत सी ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाती है और इसीलिए वो बन जाता है ब्लैक होल, और जिससे लाइट भी पास नहीं कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इवेंट होरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये जो शब्द हैं ये संबंध रखते हैं ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, study of the solar and the lunar eclipse, placing satellite in the orbit of the earth, origin and evolution of
लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये सब जो संबंध है ये यूनिवर्स से है, और ये क्या है, ये सब जो है इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, ये सब ब्लैक होल से रिलेटेड है। तो ये क्या है समझने की कोशिश करेंगे दैट इफ देयर इज अ ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री को ही हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। एंड बियॉन्ड दिस बाउंड्री इवेंट्स कैन नॉट अफेक्ट एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, मतलब कि आप उसके आगे पीछे कुछ नहीं जान सकते हो। सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी हमने बताया कि 13.7 बिलियन एगो आप देखोगे कि देयर वाज अ बिग बैंग और एक एक्सप्लोजन हुआ था। वो एक्सप्लोजन कहाँ से हुआ था, इट वाज फ्रॉम द सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी क्या था, इट वाज अ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, जिसका ग्रेविटेशन एरिया जो था इनफाइनाइट था, ग्रेविटेशन एरिया इनफाइनाइट था। स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहता है, स्ट्रिंग थ्योरी कहता है दैट ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टीनी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स, नॉट पॉइंट पार्टिकल्स। ये इससे रिलेटेड है। एंड लास्ट इज फंडामेंटल स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, ये फिजिक्स का एक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है बेसिकली चार फंडामेंटल फोर्सेस को। वो चार फंडामेंटल फोर्सेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, हाँ, ऑल फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बात करता है। फिर पूछता है क्वेश्चन इज व्हाट इज सुपरनोवा। तो सुपरनोवा इज अ डाइंग स्टार, सुपरनोवा इज अ डाइंग स्टार, ठीक है। और सुपरनोवा इज अ लार्ज एक्सप्लोजन जो टेक प्लेस होता है व्हेन द एंड ऑफ द स्टार लाइफ साइकिल, जब लाइफ साइकिल स्टार का खत्म हो जाता है तो एक एक्सप्लोजन होता है, और वो उसी एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा। नाउ हाउ मेनी कॉन्स्टलेशन इन आवर स्पेस, तो देयर आर टोटल 88 कॉन्स्टलेशन। ये कौन मानता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, वो कहते हैं कि देयर आर 88 कॉन्स्टलेशंस इन आवर स्काई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इनमें से क्या नहीं है। सो अब इसमें से देखेंगे दैट पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, तो ये एंड ब्रिटल स्टार। तो ये ब्रिटल स्टार इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ये होता क्या है, तो इट्स जस्ट स्पीसीज, और यू कैन से द टाइप ऑफ स्टारफिश, जो कि पानी में रहने वाली मछली है, एक्वेटिक क्रिएचर है, एक्वेटिक क्रिएचर। अब क्या पल्सर क्या है, पल्सर इज जस्ट अ celestial heavenly body which emits very regular pulse of radio wave ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्वासर क्या है, क्वासर भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी ल्यूमिनसिटी बहुत हाई होती है, एंड इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ सम गैलेक्सीज। और ब्लैक होल का हमने वही देखा कि एक ड्वार्फ स्टार जब अपने चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो इट चेंजेस इनटू द न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। और ब्लैक होल ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे दैट इज वेरी हाई ग्रेविटेशन, हाई डायमेंसिटी, हाई डेंसिटी। ए ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन पर्टिकुलर शेप, ये क्या बोला है, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टलेशन। और अभी हमने देखा था कि देयर आर टोटल 88 कॉन्स्टलेशन। ये कॉन्स्टलेशन का पर्पस क्या था, तो लूसेंट की बुक में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टलेशन ये बोलता है कि इट वाज अ वे टू आइडेंटिफाई सर्टेन थिंग, आइडेंटिफाई अ रीजन। अपने यहाँ सप्तऋषि का नाम सुनते होंगे, ठीक है। ये सब जो है कॉन्स्टलेशन है, स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हैज क्या ले बोलता है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, हैज कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल इमेज ऑफ सरफेस ऑफ डिस्टेंट स्टार, ठीक है। नेम, उसका नाम बताइए, जो हब्बल जो था इसने किसको कैप्चर किया था, तो इट वाज बीटलगीज इसको, सरफेस ऑफ डिस्टेंस स्टार। इट इज़ द जानने वाली बात यह है कि ये ओरियन नाम का एक कॉन्स्टलेशन है, ओरियन, और इस ओरियन कॉन्स्टलेशन में बीटलगीज जो है वो सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है। हब्बल टेलीस्कोप ने इसका इमेज लिया था, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, हमने बताया था लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट की जो 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड होता है, वो स्पीड से एक साल में लाइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज 1 लाइट ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम, नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम, not a natural unit of time. The unit of measuring distance between the stars के बीच में जो distance होते हैं उसको हम किससे मापते हैं, obviously we will just use light years, distance traveled by the light in a single year. If the stars are seen to rise perpendicular to the horizon of the observer, अगर कोई स्टार है
perpendicular to the horizon by an observer, he is located on the equator. Equator, it's a factual question, just remember कीजिए कि अगर कोई स्टार परपेंडिकुलर दिखता है हॉरिजन, हॉरिजन क्या होता है, जहाँ पे स्काई एंड द अर्थ appears to meet, उसे हॉरिजन से अगर परपेंडिकुलर दिखता है तो इट मीन्स ही इज एट द इक्वेटर. उसके बाद ये कहता है कि a person stood alone in a desert at a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instrument to find the direction, but he located the pole star, and the most convenient way now to reach his village is to walk. So keep the pole star in the left, क्योंकि उसे राइट में चलना है. तो इसमें आप देखोगे पोल स्टार जो होता है, पोल स्टार इज ऑलवेज इन नॉर्थ. पोल स्टार इज ऑलवेज इन नॉर्थ, ठीक है, पोल स्टार नॉर्थ में होता है. अब ये क्या बोला है कि wanted to reach his which was situated 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज पॉइंट वेयर ही वाज. तो अब उसे ऐसे चलना है कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है. मतलब अगर हम पोल स्टार को अपने नॉर्थ में रखें, अपने लेफ्ट में रखें, ये हमारा लेफ्ट है, और हम इस साइड में चलें तो हम अपने ईस्ट की तरफ पहुंच जाएंगे. दिस इज द डायरेक्शन. ऐसे डायरेक्शन की अगर बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो यही ये बात बोला है कि नॉर्थ स्टार अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में पोल है और आप इसको हमेशा अपने लेफ्ट में रखोगे, लेफ्ट मतलब यू आर गोइंग लाइक दिस, और ये आपका, तो ये आपके लेफ्ट में चलते हुए आप ईस्ट में पहुंच जाओगे जहाँ भी पहुंचना है. यही क्वेश्चन था, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट. Question number 19. Now the question number 20. The group of star that indicate the direction of pole. पोल पे जो डायरेक्शन दिखाता है, दिस इज कॉल्ड सप्तऋषि. सप्तऋषि कहते हैं. Which one of its following is not related to the space terminology? Telemetering, weightlessness, cislunar, byte. तो byte का मतलब आपने जानते हैं कि byte is somehow related to the computer and ITs. The scientist who discovered that the Earth revolves around the Earth revolves around the sun. So it was the Copernicus. Earth revolve around the sun. निकोलस कोपरनिकस. ठीक है. याद रखने की बात है कि वारामिहिर जो थे, पंच सिद्धांतिका जिन्होंने लिखा था, वारामिहिर ने इससे काफी दिन पहले ये थ्योरी, 1000 years before him propounded this theory. Which one of the following statement is correct with reference to our solar system? हमारे सोलर सिस्टम के बारे में क्या सही है? The Earth is the densest of all the planet in our system. Yes, of course, it is the correct statement. The Earth is the densest. The predominant element in the composition of Earth is not silicon. It is not silicon. It is the iron. कितना 32% के करीब है ये. The sun contains 99.9% of mass of the solar system. The diameter of sun is 190 times that of the, no, it is 109 times. 109 times. So the correct answer is that the Earth is densest. सबसे dense जो है अर्थ ही है हमारे प्लेनेट में, जितने भी प्लेनेट्स हैं. Which of the following does not belong to the our solar system? तो इसमें आप देखो कि एस्टेरॉइड्स होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं. एस्टेरॉइड्स का क्या है? क्षुद्र का, जिसको हम बोलते हैं कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं. ये सन को रिवॉल्व करते हैं, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, बट इट कुड नॉट बिकम द प्लेनेट. तो एस्टेरॉइड्स इज योर पार्ट्स, प्लेनेट्स योर पार्ट्स, कॉमेट्स इज ऑल्सो योर पार्ट्स of your solar system, but nebula is the clouds or gases which are not the part of your solar system. Who propounded that the sun is the center of our solar system? तो इसमें आप देखो कि बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. निकोलस कोपरनिकस जो थे 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स उन्होंने ये डेवलप किया था, बताया था. हेलियोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया. द नंबर ऑफ प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम. तो नंबर ऑफ प्लेनेट इज टोटल 8. क्या नाम है उनका? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. प्लूटो वाज आल्सो प्लेनेट टिल 2006. नाउ इट इज अ माइनर प्लेनेट. व्हिच ऑफ द गिवन टू प्लेनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम सन? तो डिस्टेंस फ्रॉम, अब देखो इसमें हमने क्या बोला कि मार्स एंड यूरेनस. ठीक है, तो मार्स ये हो गया, मार्स एंड यूरेनस, ये के बीच में कौन से? जुपिटर एंड सैटर्न. दिस इज द करेक्शन. द प्लेनेट बिटवीन द अर्थ एंड द सन. तो अर्थ यहाँ पे सन है, अगर ये सन है तो द प्लेनेट बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बाद मरकरी एंड वेनस. दिस इज द करेक्ट आंसर.
द अर्थ लोकेटेड बिटवीन, याद रखना है अर्थ किसके बीच में लोकेटेड होता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मार्स, वेनस एंड मार्स, शुक्र और मंगल। विच इज ट्रू अबाउट द प्लैनेट, क्या है प्लैनेट्स के बारे में से, प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एंड डू नॉट शाइन। ठीक है, प्लैनेट्स थाउ दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, planets do not shine though they are luminous body, or planets are luminous body also shine। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज दैट प्लैनेट ऐसे तो नॉन लुमिनस है बट दे शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ सन, सन के लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। सन से जो नियरेस्ट है जो प्लैनेट है, तो सन से जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज द मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, प्रॉपरली मैं नॉट पूछ रहा है। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जुपिटर, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज the smallest planet of the system is Mercury। ठीक है, the brightest planet Venus। ठीक है, and the slowest moving planet of the solar system is Mars। No, it is the Neptune। और याद रखना है कि it took around 165 ईयर, 165 साल लगते हैं इसे सन का एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट ऑन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की बात कर रहा है, तो these are on the Jupiter, Saturn and Mars। Which of the following is not a planet, not a planet क्या है, मरकरी है, वेनस है, सैटर्न है, फ्लोरिडा, it's a name of a place in USA। The term Goldilocks zones are often seen in New, Goldilocks zones क्या होता है, the limits of habitable zone above the surface of Earth, region inside the Earth where seal gas is available, search for the Earth-like planet in our outer space। So this is the correct answer। Goldilocks zone का मतलब ही वही होता है कि that we are looking for a place where there is possibility of life and that place must be in the outer space। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, गोल्डीलॉक जोन का मतलब ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना तो ज़्यादा गर्म हो, देयर मस्ट बी ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी वाटर। ठीक है, देयर मस्ट बी प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज़ मेकिंग द लाइफ एट अर्थ हैबिटेबल। तो गोल्डीलॉक्स जोन वही कहते हैं, आउटर स्पेस में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डायमंड रिंग इज अ फेनोमेना विच इज़ ऑब्जर्व, डायमंड रिंग एक फेनोमेना है। तो क्या होता है, जब एक्लिप्स होता है, सोलर मून एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, तो ऐसे जब मून छिप जाता है तो कुछ पोर्शन जो है इट अपीयर्स लाइक दिस। सो ये जो है ऐसे ब्राइट आपको ये दिखाई देगा, तो यू विल लुक लाइक इट लुक्स लाइक अ रिंग, गोल्डन डायमंड रिंग की तरह। और ये होता है कब, इट इज़ ड्यूरिंग द ओनली व्हेन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। ठीक है, तो पेरिफेरल रीजन ये हुआ आपका मून, और इसके जब इसे आपने ढक दिया पूरी तरीके से, और ये यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं ढकने के कारण ये इस एरिया में। सोलर इक्लिप्स कब होता है, तो सोलर इक्लिप्स जो होता है, सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन फुल मून, न्यू मून डे, सोलर इक्लिप्स ऑन न्यू मून डे। और जब सोलर इक्लिप्स के लिए याद रखिए कि देयर विल बी कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, SME, सन मून अर्थ, ये है जो पोजीशन, दैट इज पोजीशन ऑफ द सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अर्थ को लाइट चाहिए था लेकिन मून आके उसे छिपा देता है। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सन, सेंटर ऑफ द सन क्या है, हमने देखा कि दैट हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं नाभिकीय लेंस से, और वो किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड प्लाज्मा, गैस एंड प्लाज्मा। सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन बिकमिंग हीलियम, एंड इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। एवरी सोलर इक्लिप्स, हर सोलर इक्लिप्स होता है, अभी हमने देखा था कि सोलर इक्लिप्स इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट इज न्यू मून, एंड दैट इज अमावस्या, सोलर मून अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है व्हेन डज, तो सोलर इक्लिप्स कब होता है, याद रखिएगा सोलर इक्लिप्स का मतलब हुआ सन मून अर्थ, लूनर इक्लिप्स का मतलब हुआ SEM, सन मून के बीच में अर्थ आ गया और सोलर में मून आ गया। दैट व्हेन, इसमें व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये आपको ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट SME। द सोलर eclipse achieves totality only in limited geographical areas because the size of the shadow of the moon on the earth is small as compared to the cross section of the earth। हाँ, ये सही बात है। इसमें क्या है कि जब ये बात कर रहा है सोलर इक्लिप्स में, तो सोलर इक्लिप्स में आपने देखा कि इट इज सन मून एंड अर्थ। तो इसमें क्या है, ये अर्थ जो है बहुत इतना बड़ा है, ठीक है, और सन इससे भी इतना बड़ा है, और इसको रोकने वाला कौन है, मून।
तो मून से जब ये लाइट आए तो ये ये आपका शैडो एरिया रहेगा, ये इतना ही रहेगा। ये इसी की बात कर रहा है कि सन से चलने वाली लाइट जब मून के पास गई और तब वो पृथ्वी पे आई तो सिर्फ इस रीजन को ही इसने आच्छादित किया, बाकी जो है वो उन्हें या तो मून दिख नहीं रहा था, बट अंधेरा तो बिल्कुल नहीं था। तो ये इसका रीजन ये था कि शैडो का जो साइज है वेरी लेस कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। देन द क्वेश्चन is sun's halo is produced by the refraction of light। सन का जो हेलो है that is produced by the refraction of light। So that is refraction of which light? It is the ice crystals in cirrus clouds। cirrus is upper level clouds। याद रखिएगा cirrocumulus CC and cirrostratus are the middle। altocumulus altostratus is at the lower level। क्लाउड्स की ये टाइप है और अकॉर्डिंग टू देयर हाइट देयर पोजीशन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल होता है 149.59 इंटू 10 टू द पावर 12 इन 10 टू द पावर 9 मीटर। और ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। The average or mean distance between the Earth and Sun is 1 astronomical unit, which is equal to the, अगर ऐसा कोई फिगर नहीं है तो ये देखो 6 किलोमीटर। 1495 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, और अगर 149.59 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। अगर मिलीमीटर में करना है तो 149 इंटू 59 इंटू 10 टू द पावर 12 मिलीमीटर। ये है आपके द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो इसमें 1.49 मिलियन किलोमीटर। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। अर्थ सन के नज़दीक कब होता है? तो अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन द 3rd जैन। 3 जैन को अर्थ जो है सन के सबसे नज़दीक होता है, अर्थ के सबसे नज़दीक होता है। 2 वर्ड्स याद रखने हैं यहाँ पे, एक है पेरीहेलिन एंड एक है पेरीहेलिन एंड अदर इज एपहेलिन। पेरीहेलिन में द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज मिनिमम, और ये कब होता है? 3 जैन। आज से 6 महीने के बाद आप देखोगे कि 4 जुलाई को द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज द मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एपहेलिन। उपसौर और अपसौर शायद हिंदी में यही बोलते हैं उसे। साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका एक बहुत अच्छा आंसर है 109 टाइम्स। इट्स अ फैक्चुअल 109 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट्स। तो आप देखें कि शुरुआती दौर में मरकरी एंड वेनस इन दोनों के कोई सैटेलाइट्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद अर्थ का जब देखोगे एक सैटेलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। कौन से फ्लोइंग? तो इसमें आप देखो मरकरी हमने बोला था, दूसरा वेनस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू, लीस्ट टाइम मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसका स्पीड हो, तो सबसे ज़्यादा अगर स्पीड है किसका और सबसे जो जल्दी करता है, सो दैट इज द मरकरी। और ये कितना टाइम लगता है? लीस्ट टाइम टू 87.96 डेज। 87-88 दिनों में वो मरकरी इसको ऑर्बिट को, सन के ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। द 2 प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स। 2 प्लैनेट्स जो सैटेलाइट्स नहीं है जिनके पास, तो दीज आर द मरकरी एंड वेनस। मरकरी एंड वेनस। आउट ऑफ 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, 2 मरकरी एंड वेनस हैव नो सैटेलाइट्स। Which of the following pair of planets is without satellite? Mercury and Venus। The Mercury is revolving around the sun in an elliptical orbit। ठीक है, as shown here, the kinetic of energy, ये actually लूसेंट्स में बहुत clearly लिख रखा है कि it is the gravitational force of the sun which is the important reason for the kinetic energy or the movements or the rotation or the speed। तो यहाँ पे आप देखोगे कि kinetic energy सबसे ज़्यादा होगा जब when Mercury is at the point A। At the point A, the closer it will be the sun, the stronger the sun's gravitational pull on it, thus the plane moves faster। Which one of the following is known as the morning star? भोर का तारा आप जिसको बोलते हैं, it is the Venus। Venus को हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से the planet which is called the twin sister, तो पृथ्वी की जो भगिनी जिसको हम बोलते हैं, तो it is the Venus। हॉटेस्ट प्लेनेट हमने लूसेंट में बहुत अच्छे से क्लियरली कवर किया था कि सबसे नज़दीक तो मरकरी है, बट मरकरी से ज़्यादा गर्म वेनस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने के कारण। विच प्लेनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार।
अब भोर का तारा भी देखा और इवनिंग का तारा भी वेनस को ही बोलते हैं। द स्पेस क्राफ्ट मैगलन, मैगलन को कहाँ सेंड किया गया था? तो मैगनल वाज सेंट टू द वेनस। और कब भेजा गया था? इट वाज ड्यूरिंग द 1989। द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ अगर बात करते हैं तो इट इज द 12,800 किलोमीटर। डायमीटर यही होना चाहिए इसका, 12,800 किलोमीटर। Unlike the fluid core of the moon is, एक मिनट, fluid core of the fluid core of the earth, the core of the moon is, अच्छा वहाँ core of the earth is fluid but core of the moon is viscous liquid. Who among the following was the first to state that the earth was the spherical? तो spherical अगर किसी ने बात की तो it was एरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा कि अर्थ वाज स्फेरिकल। इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ, साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। केमिकल एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे केमिकल एलिमेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अर्थ के क्रस्ट की जो संरचना देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज अराउंड 46.60। ठीक है, ये एलिमेंट की बात कर रहा है, तो हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं अल्मीनियम जो है 8.13 है, सिलिकॉन जो है 27.72 एंड आयरन इज अराउंड 5%। ठीक है, टाइम टेकन बाय द लाइट इमिटेड बाय सन टू रीच द अर्थ, हमने देखा था 8.5 मिनट्स, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? तो नियरेस्ट की अगर बात करते हैं, फॉलोइंग स्टार्स जो नियरेस्ट की बात करते हैं तो एक ही है, सन। 8 मिनट 20 सेकेंड में वो अपने लाइट को यहाँ पे पहुँचा देता है। Which of the following planet is nearest to the earth? तो नियरेस्ट की अगर बात करते हैं तो नियरेस्ट में आप देखोगे कि मार्स इज द नियरेस्ट। ठीक है, मार्स से सबसे नजदीक है पृथ्वी से। द planet nearest to the earth is Venus। अब इसमें क्या है, इसमें वेनस नहीं था तब हम मार्स के लिए गए थे, अदरवाइज अगर वेनस होता तो वेनस ही होता, क्योंकि वेनस का डिस्टेंस है अराउंड 41.4 मिलियन किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आता है कि इन कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन ऑफ सन अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली, कितना समय लेता है अर्थ? तो अर्थ लेता है 365.25 डेज। तो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365.25 डेज लगते हैं। ये 2525 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है, और फिर हम इसको लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। एट विच एवरेज स्पीड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? तो अर्थ जो रिवॉल्व करता है इट इज़ अराउंड 29 किलोमीटर समथिंग, 29 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे जब 29 तो नहीं वो है तो इट इज़ just go for the 30 kilometer per second. Approximately how much distance per minute does earth cover? अर्थ कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 मिनट में रिवॉल्व करते हुए? तो इट इज 28 किलोमीटर पर मिनट। द इक्वेटोरियल circumference is nearly 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। Earth's axis is tilted at an angle of 23.5. The Earth's axis of rotation is always inclined at an angle of 23.5 degree from the elliptical axis. ये तो श्योर है यार, इसमें कोई चेंज नहीं है। The causes of day and night, तो डे एंड नाइट का है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। Next question is that when the length of the day and the night is equal, the sun rays fall perpendicular to it is called the solstice, and that it is or falls perpendicular to the इक्वेटर विषुवत रेखा पे। ठीक है, और ये कब होता है? 21 मार्च प्लस 23 सितंबर, इन दोनों के बीच में देखेंगे 6 मंथ का डिफरेंस है। ठीक है, और सन की जो रेज होते हैं इक्वेटर पे होता है, और डे और नाइट 12-12 घंटे का होता है बोथ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 77 says that seasonal changes,
ऋतु या जो सीजन में चेंजेस होते हैं, इट इज काउज्ड बाय द विच वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ मोशन। सो इसके लिए आपके दोनों ए एंड बी रिवोल्यूशन अराउंड द सर्च, एक तो ये सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है और दूसरा इस जो अपने एंगल पे सारे 23 डिग्री का टिल्ट होता है, ये दोनों, तो इट इज द बोथ ए एंड बी। उसके अलावा व्हाट काउजेज द चेंजेस ऑफ द सीजन्स, तो इसमें आप देखेंगे कि अर्थ्स रिवोल्यूशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। कंसीडर वन स्पेशल पॉइंट एट द अर्थ सरफेस, जैसे दिल्ली, इट इज टेम्परेचर एट 12 डिग्री क्लॉक विल बी हायर इन समर इन कंपेरिजन टू द विंटर। बिकॉज क्या है, हम देखते हैं कि सन का जो मूवमेंट होता है, अगर ये अर्थ है तो सन जो है विंटर सीजन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, उस टाइम में सन जो कहाँ होता है, सन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो यहाँ से अगर दिल्ली पहुँचने में इसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इस लाइट को, इसीलिए इंटेंसिटी लाइट की कम होती है और हमें ज़्यादा टेम्परेचर फील नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इन द विंटर द सन रे फॉलिंग ऑन द अर्थ is more sun ray falling on the bends more towards the earth surface comparison to summer in comparison to summer। ये उसके बाद तब if the distance between sun and the earth is reduced by 1/4, अगर रिड्यूस कर दिया जाएगा 1/4 एक चौथाई, तो क्या होगा, then the probability of which will increase, 1 will increase। क्या इंक्रीज होगा, कुछ इंक्रीज कुछ नहीं होगा, द ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल बी डिक्रीज, द ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये इसका रीजन ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्रेजेंट डिस्टेंस द स्पीड विथ विच अर्थ इज रिवॉल्विंग विल इंक्रीज, उनका स्पीड बढ़ जाएगा तो जल्दी से वो रिवोल्यूशन पूरा कर लेंगे और कुछ नहीं। द पॉसिबिलिटी ऑफ डेजर्ट ऑन अर्थ, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेजर्ट ऑन अर्थ इज नियर 23 डिग्री लैटिट्यूड, 23 डिग्री लैटिट्यूड। इनफैक्ट जो 15 से 30 डिग्री का जो है लैटिट्यूडनल जो पोजीशन है, इट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है कि जो हवाएं होती हैं वो यहाँ पे सब्सिडाइज होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेन बियरिंग क्लाउड्स नहीं होते हैं। अब जैसे कि आप 30 डिग्री लैटिट्यूड में आप देखोगे सहारा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा आप देखोगे एरिजोना, मैक्सिकन, अटाकामा, ये सब जो डेजर्ट है सब उसी बीच में होते हैं। ये बॉल थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विल, एक सैटेलाइट जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है उससे एक बॉल फेंका जा रहा है, तो वो बॉल क्या करेगा, वो बॉल दैट बॉल विल आल्सो स्टार्ट रिवॉल्विंग विद द सेम पीरियड एज सैटेलाइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। In the structure of the planet Earth, below the mantle, the core is mainly, ये देखो ये लिथोस्फेरिक क्वेश्चंस है, इसमें यूनिवर्स में स्पेस में दे दिया इसने, तो कोर सबसे ऊपर, क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। ठीक है, और इस कोर में जो सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट होता है आयरन, तो आयरन विल बी एट द कोर। ऊपर क्या रहते हैं, सिलिका एंड अल्युमिनियम, सियाल। दूसरे में मेंटल में रहते हैं सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड ये रहते हैं निकेल एंड फेरस, नाइफ जिसको बोलते हैं, तो ये फेरस इज आयरन। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं भैया, तो ये 22 अप्रैल को होता है, 1970 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हैव एलियन लाइफ बिकॉज ऑफ ए वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू लाइफ। अब ये देखो किस में हो सकता है लाइफ, तो इसमें जो लाइफ की जो संभावना है, हम मिशन ओवर मार्स भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के दिमाग में है कि भैया ये जो मार्स में पॉसिबिलिटी है लाइफ की। ठीक है, उसके अलावा एक यूरोपा है जो जुपिटर का मून है, गाइनामाइड इसका सबसे बड़ा मून है, और यूरोपा। ऑल्दो यहाँ अगर 4 ऑप्शन है तो यू जस्ट गो फॉर द मार्स, अगर 2 A + B दोनों है तो 2 ऑप्शन वाले हैं, तो इसमें यूरोपा को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, द फिनिक्स मार्स लैंडर, ये सब डेट्स है, मुझे भी याद नहीं थे, आई जस्ट गॉन थ्रू इट। तो इट इज 26 May 2008 फिनिक्स मार्स लैंडर लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मून। फिनिक्स कहाँ लैंड किए थे, मार्स में लैंड किए थे, और कब लैंड किए थे, 26 में 2008। क्या था ये, लैंडर था, कोई इंसान नहीं था, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। एंड द ड्यूरेशन ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू those of earth, that is true। तो ये किसके बारे में बोला है, yes it is talking about the Mars। when you go in the Lucent video, आप लुसेंट के वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें सब चीज़ों के ऊपर स्पेशली एक लाइन इसके ऊपर लिखा गया है, तो इट इज़ वेरी गुड। सो इट इज़ द मार्स।
ठीक है, क्या है इसका? तो इसमें समझने वाली ये है कि अर्थ पे जो डे का ड्यूरेशन होता है 24 आवर 37 मिनट 23 सेकेंड, ठीक है। एंड इस पे जो है, नो एक्चुअली अर्थ पे जो है 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। उसी तरीके से मार्स पे जो है 24 घंटे 37 मिनट होते हैं। 23 56 एंड इसका जो है 24 37। दूसरा क्या है, अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, और मार्स जो है 25 डिग्री पे झुका हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फिल इवेंट? क्या कह सकते हैं आप? तो इसमें मार्स पे होने के लिए क्या रीज़न हो सकता है कि हम इसको ऐसे इक्वेट कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, थर्मल कंडीशन, अकुरेंस ऑफ द आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, अकरेंस ऑफ ओजोन। देखिए ये सब भी कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन भी है, बट ये दिस इज द करेक्ट आंसर, अकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात कर ले तो मार्स के में भी एटमॉस्फेयर में, आपको याद होगा मैंने दूसरे वीडियो में हमने बात की थी, CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन है एंड ऑक्सीजन भी कुछ है, बट ये तो है एक कंडीशन हो गया, बट द एग्जैक्ट इज दैट कि इन सब होने के बाद यहाँ पे आइस कैप और फ्रोजन वाटर के बारे में बात की गई है मार्स पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट प्लेनेट? हेवीएस्ट प्लेनेट कौन है भैया हेवीएस्ट प्लेनेट? तो हेवीएस्ट प्लेनेट है आपके जुपिटर। जुपिटर भैया सबसे हेवीएस्ट है। Among the following which planet takes maximum time for revolution around the sun? तो इसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है जुपिटर। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है ये 11.86 ईयर्स, 11.86 ईयर्स टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड ऑर्बिट करने में से 11 साल लग जाते हैं हमारे साल के हिसाब से। The moons of the planet Jupiter were discovered. So it was discovered by the Galileo, which is the largest planet in the solar system. Solar system में largest planet एकदम blindly go to the Jupiter. The ring of the Jupiter is composed of. The ring होता है क्या Jupiter का? Ring होता है क्या Jupiter का? थोड़ा सोचा जाए। सिलिकेट से बने होते हैं जुपिटर्स के। और ये एक वॉयेजर नाम का एक स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा था जब हम मून पे गए, उसके बाद 1979 में 10 साल बाद। और इस रिंग्स को हम लोग कहते हैं जोवियन रिंग्स। जोवियन रिंग्स सिलिकेट से बने हुए होते हैं, जोवियन रिंग्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स? सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स की जो बात करते हैं तो इट इज़ द जुपिटर। कितने हैं? तो जुपिटर के टोटल 79 सैटेलाइट्स हैं। और इसके बाद सैटर्न है, सैटर्न के कितने हैं? 82 हैं, 82। और अर्थ का एक। आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ इट्स जर्नी, 7 साल की जर्नी में स्पेस क्राफ्ट कैसिनी स्टार्टेड इट्स रिवोल्यूशन इन जून 2004 अराउंड विच प्लैनेट? तो कैसिनी जो थी, कैसिनी ने सैटर्न के पास गया था। प्लेनेट सैटर्न, सैटर्न क्या है? इज कोल्डर देन जुपिटर, इज कोल्डर देन नेपच्यून, इज वार्मर देन नेपच्यून, वार्मर देन जुपिटर। तो ये कंपेरेटिव स्टडी है। कंपेरेटिव स्टडी में आपको अगर उसका लोकेशन पता होगा तो आप ये उसमें देख सकते हो कि ये इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो जस्ट सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। आप देखोगे कि इसमें आप सैटर्न की बात करें तो इसका है M J सन। तो जुपिटर से ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि जुपिटर से दूर है। यूरेनस से ज़्यादा गर्म होगा, तो यूरेनस तो है ही नहीं। और नेपच्यून से श्योरली वार्मर होगा क्योंकि नेपच्यून इसके दूर में है। तो प्लेनेट सैटर्न के बारे में क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर दिया जा रहा है दैट इज इट इज़ वार्मर देन द नेपच्यून। तो ये एक जस्ट ट्रिकी है, इसमें आप कोल्डर देन जुपिटर भी आप जा सकते हैं एंड वार्मर देन नेपच्यून। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज वार्मर देन द नेपच्यून, जो UPPCS ने माना है। टाइम सैटर्न टेकन टू कंप्लीट वन, सैटर्न जो टाइम लेता है दैट इज टेकन टू कंप्लीट वन revolution around the sun, तो it is 29.5 years, 29.5 years, 29.5 years। ठीक है, it is the 29.5 years। Which of the following planet has rings? Rings में आप देखोगे कि इन सब में सैटर्न जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसके रिंग्स होते हैं। जुपिटर के सिलिकेट्स के बने होते हैं, वहीं सैटर्न के जो होते हैं पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं और इसको A, B, D और E रिंग्स के नाम से जाने जाते हैं। येलो कलर के होता है
तो ये इसका सैटर्न के रिंग्स होते हैं। टाइटन, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ, किसका मून है टाइटन? तो टाइटन इज द मून ऑफ सैटर्न। विच प्लैनेट टेक द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कौन सा है ग्रह रिवॉल्व करने में? सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह, ये नेपच्यून का जो है, नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। नेपच्यून इज टेकिंग 163.7, लॉन्गेस्ट पीरियड 163.7 ईयर्स, ठीक है। एंड यूरेनस का देखा जाए तो यूरेनस इज टेकिंग 83.7, जुपिटर 11 हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और कभी देखेंगे आगे, अभी तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू डेफिनेशन एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? बहुत अच्छे से डील किया है हमने लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, लूसेंट बुक में। इट इज़ 2006 में जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मिलते हैं तो इन्होंने बोला कि देर आर सम माइनर प्लैनेट्स वैसे प्लैनेट्स जो कंडीशनलिटीज़ हम प्लैनेट्स बनने के वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो प्लैनेट्स जो प्लूटो जो था 1930 से जिससे ग्रह का दर्जा था उसे 2006 में वो दर्जा छीन लिया जाता है। For one revolution around the sun, Uranus take 84 years. 84 years. The year is largest on Neptune. Neptune. अभी हमने देखा था कि नेपच्यून पे जो है सबसे ज़्यादा वो होता है, ईयर का साइज होता है, ठीक है। लेंथ, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? स्मॉलेस्ट प्लैनेट की अगर बात करें तो इट इज द मार्स। नो करेक्शन, मार्स नहीं होगा इसमें। जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट होगा इसमें आप कहेंगे मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट और उसके बाद होंगे मार्स, मरकरी एंड मार्स। हाँ, तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। द कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या होता है? कोल्डेस्ट प्लैनेट है इसमें नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स द फारदेस्ट कौन है? सैटर्न, नेपच्यून। जो सन, अभी तो ये नेपच्यून है, इससे पहले जो था प्लूटो था। द सरफेस ऑफ द मून 2% कैन नॉट रिलीज एन ईच अदर, क्या है भाई? बिकॉज ईयर स्टॉप वर्किंग। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, दे वियर स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल सूट। उससे क्या फर्क पड़ता है? साउंड ट्रेवल वेरी स्लो बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड यू मस्ट हैव सम सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ योर साउंड एनर्जी। सो ये इसका रीजन है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, इसलिए। फिर आता है क्वेश्चन, व्हेन डज अ लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस? तो लूनर इक्लिप्स के लिए हमने बात की थी कि जब कभी भी देयर विल बी लाइक दिस लूनर इक्लिप्स में आप देखोगे कि SEM हो जाएगा, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा और अर्थ का जो छाया है वो इस पे मून पे आ जाएगा और मून पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा। तो इसमें व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आया, व्हेन डिड द फर्स्ट लैंड ऑन द मून? तो इट वाज इन द 1969 और कौन लैंड किए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और किस मिशन से? अपोलो 11 मिशन से। उनके साथ ऑन कौन थे? माइकल कॉलिंस एंड बर्ज एल्डरिन। 20 जुलाई को डेट था वो। हाँ, और वो लैंड कहाँ किए थे? साउदर्न पोल पे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये लूसेंट्स वगैरह में से लिखा है इस वर्ड्स को। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन द मून। लूनर eclipse is caused when earth comes between sun and the moon. In which situation lunar eclipse occur? So ये फुल मून होना चाहिए, फुल मून के टाइम में। द मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर ब्राइटनेस ऑफ द मून ऑन द डे ऑफ 22nd। क्वेश्चन है ये 22 दिसंबर पेरी जी था। Then the question number, when the moon size is half of the full moon, the angle between the sun, earth and the moon is, इसको कंसिडर, एक्चुअली मून की बात कर रहा है, हाफ साइज ऑफ द मून, इस तरीके का मून। तो जब आप सन अर्थ के पोजीशन को रीड करोगे तो इट विल बी अराउंड द 90 डिग्री। फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फैक्ट है, इसको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, चूज द ऑड वन।
मार्स, मून, अर्थ, ये सब जो है प्लैनेट्स है, और ये इट इज जस्ट अ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, प्लैनेट क्या नहीं है इसमें? तो आपको याद होगा कि मून छोड़ के मार्स, अर्थ, मरकरी सब प्लैनेट्स हैं। द ब्लू मून फेनोमेना क्या है? तो ब्लू मून का मतलब होता है कि टू फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ एंड उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 31 डेज से कम है। क्या आंसर इसका ये लिख रहा है? इसका आंसर ये होगा, इसमें जो लिखा है, ठीक है। टू फुल मून अकर्स इन द सेम मंथ, अगर एक ही महीने में दो फुल मून्स आ जाते हैं, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 31 दिन से कम हो, तो उनको ब्लू कहते हैं। अगर एक ही साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 2 ब्लू मून होते हैं, तो इट इज ब्लू मून ईयर कहा जाता है। देन द कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, when any object is taken from the earth to the moon, जब हम किसी भी चीज़ को अर्थ से मून की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है? इट्स वेट विल डिक्रीज, मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एम जी, जी का मान वहाँ 1/6 है, इसलिए वहाँ पे वेट डिक्रीज हो जाएगा। फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से कितना है? इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए, एंड दिस इज अराउंड, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 365 दिन का साल होता है, और 365 की जगह आपको याद रखना है 384, 384,000 किलोमीटर। ए कंट्री बाय सेंडिंग इट्स सेलेनोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर इन द ऑर्बिट ऑफ मून बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया। तो ऐसे काम कौन कर सकता है? जापान जैसे एडवांस कंट्री कर सकते हैं। लूसेंट कहता है कि द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। The asteroids are small celestial body in the solar system which are found between the Mars and Jupiter. Mars and Jupiter. M, Vem, Mercury, Venus, Earth, Mars, और यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। The group of small pieces of rocks revolving round the sun between the orbit of Mars and Jupiter, that is, ये इसी को बोला है एस्टेरॉइड से बोलते हैं इसको। Which planet comet Shoemaker Levy collided, ये कमेट है, और ये कमेट जुपिटर से इसका कॉलिजन होता है, जुपिटर से इसका कॉलिजन होता है। ठीक है। मेटोयर, मेटोयर क्या है? मेटोयर इज अ पीस ऑफ मैटर विच एंटर द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, और जो लैंड कर जाते हैं वो मेटोरॉइड बन जाते हैं। लूलर जो लेक है आपका महाराष्ट्र में, लोनार लेक, वो इसी से मेटोरॉइड से बना है। मेटोयर्स क्या होता है? मेटोयर्स होते हैं जब दो एस्टेरॉइड्स आपस में टकराते हैं तो दे फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और वही मेटोयर्स कहलाते हैं। जो मेटोयर्स अपने स्पेस में, अपने एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं और पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं, उसे मेटोरॉइड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटोरॉइड बर्न इटसेल्फ इन द स्पेस। द टेल ऑफ द कमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। क्यों? ऐसा क्यों होता है? So as the comet rotate around the sun, the lighter mass of the comet is pushed away due to centrifugal force। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स लिख दिया है। एंड एज द कमेट रोटेट्स, कमेट्स जब रोटेट्स होता है तो लाइटर मास ऑफ द कमेट इज ट्रैक्टेड बाय सम स्टार्स, द रेडिएटेड इमिटेड बाय द रेडियल प्रेशर ऑफ द कमेट। सी, इसका ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर यही है कि जो कमेट्स होते हैं वो हमें इसलिए दिखते हैं बिकॉज वहाँ जो सन का जो लाइट होता है रेडिएट होता है और वो रिफ्लेक्ट करता है। सो यही है, रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एक्सर्ट्स अ radial pressure on the comet throwing it straight away from the sun. This is the correct answer. Hale-Bopp, Hale-Bopp is the name of the, क्या था Hale-Bopp? Hale-Bopp is the name of a comet। comet 1995 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और ये जुपिटर के पास पाया गया था। जुपिटर बृहस्पति। ये अच्छे क्वेश्चन है। Assertion and reasons, I like questions this type. A black hole is an astronomical entity that cannot be seen by telescope. Yes, of course, that is true. अपने इवेंट हॉरिजन का नाम सुना है कि इवेंट हॉरिजन तक आपको सब कुछ दिखेगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ द इवन लाइट टू एस्केप। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये सही है, ब्लैक होल वही होता है। ब्लैक होल कैसे बनता है? तो ड्वार्फ स्टार जो होता है अपने चंद्रशेखर लिमिट को जब वो क्रॉस कर जाता है तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है, और दैट हैज अ वेरी डेंस ग्रेविटेशनल फोर्स, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है दैट अ पर्सन इन स्पेस क्राफ्ट सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द एयरक्राफ्ट अर्थ एंड सन विल सी दैट द स्काई इज ब्लैक। बिल्कुल सही है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कुछ। स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, यस, बिल्कुल जो ट्विंकलिंग होता है स्टार्स का दैट इज ड्यू टू द लाइट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस। द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट इज मोर दैन दैट ऑफ, मोर क्यों होगा?
टेम्परेचर मोड क्यों होगा, कम होगा, तो करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। अरेंज द प्लैनेट्स गिवन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, तो ये आपको तरीका बताया था, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इस हिसाब से आप देख लोगे। तो इसमें आपको देखना है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो इट फर्स्ट नेपच्यून को आप सबसे लास्ट में रखो, ठीक है, और अर्थ को सबसे पहले रखो, तो दिस इज द ये, ठीक है, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। फिर कह रहा है मैच द लीस्ट विद द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। क्या कह रहा है ये 130 में, इट इज सेइंग दैट स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ओके, कौन है, मरकरी। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है, जुपिटर। प्लेनेट सेकंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम, सेकंड टू द सन, तो मरकरी के बाद कौन आता है, वेनस, एंड थर्ड टू द सन, अर्थ। सब ये देख लो 1 3 2 4, ये आंसर करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइन, सेलेक्ट द करेक्ट, तो सबसे पहले तो जुपिटर होगा, बिल्कुल सही है, जुपिटर 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 के बाद, जुपिटर के बाद क्या है, जुपिटर के बाद हम जानते हैं कि सैटर्न उसके भाई जैसा लगता है, ठीक है, सैटर्न। सैटर्न के बाद क्या है, यूरेनस, ये सब बड़े, जोवियन, जोवियन जो है ये जोवियन लाइक जुपिटर, ये सब ग्रह हैं, और सबसे लास्ट हो गया तो 1 4 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ दिस ये अंडरस्टैंड करना है, प्लेनेट, ग्रह, प्लेनेट क्या है, तो इसमें यूरेनस, यूरेनस इज अ प्लेनेट। सैटेलाइट, सैटेलाइट इज अ मून, ठीक है। कमेट, कमेट क्या है, हेली कमेट है। एंड प्लेनेटॉइड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैरिनर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस वन 2143, 2143। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन्स इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हाइल व्यूड विद रिफ्लेक्टेड, यह सही है बात है, कौन किस चीज को कितना अवशेषित करता है और कितना रिफ्लेक्ट करता है वो उसकी विजिबिलिटी को दिखलाता है। द अल्बीडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द अल्बीडो ऑफ द अर्थ, नहीं, इसकी अल्बीडो कम है तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए हमें ये डार्क दिखता है मरकरी। सो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 134, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वेनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, क्यों भैया, ऐसा क्यों है, बिकॉज वीनस, मरकरी, वेनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर, ठीक है, ये करेक्ट है, आई ये एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अर्थ टू द अनदर प्लेस ऑफ हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, इसका आंसर को करेक्ट माना गया है, ठीक है, दैट यस weight of an object decreases or increases depending on the position of that earth from the core of the earth, ठीक है। weight is equal to mg होता है, mass into gravitation, तो कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा, इसीलिए उसके वेट में डिफरेंस होगा। The axis of the earth magnetic field is inclined at 23 degree and half degree to the geographical axis of the earth, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। This is your earth and this is your magnetic field. The Earth's magnetic pole is northern hemisphere located on a peninsula in northern Canada, and the Earth magnetic equator passes through the thumb of South India. ये करेक्ट आंसर है, ये दोनों गलत नहीं है, ये नॉर्थ कनाडा नहीं, नॉर्थ पोल होगा ये, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल पे होगा। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, द नॉर्दर्न एंड ऑफ द Earth's axis is called the northern pole, बिल्कुल सही। 45 डिग्री latitude is half of the length of the equator, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, Earth axis are parallel and the Earth's speed of revolution is faster in aphelion, aphelion नहीं, जब पेरीहेलियन में होगा, जब वो पास में होगा तब होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण सन के किसी भी प्लेनेट का स्पीड बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। अभी देखते हैं इसमें 3 4 रॉन्ग एंड इट्स शोइंग दैट 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 is correct। ये क्या था, अर्थ एक्सिस आर पैरेलल एंड नॉर्दर्न इन कॉल्ड नॉर्थर्न पोल, अर्थ एक्सिस आर पैरेलल। Artificial satellites are always launched from the eastward direction. The earth rotates from west to east and so the satellite attains the escape velocity, ठीक है, ये कोई रीजन नहीं हुआ है, लॉन्च्ड ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम ईस्टवर्ड डायरेक्शन, नहीं, ऐसा कहीं कहीं नहीं देखा मैंने। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ए इज ट्रू, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर द 139, टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लेनेट मार्स टेक लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ एंड द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, ये तो सही है, ये सही नहीं है, तो
Correct answer is A is false and D and R is true. The same face of the moon always faces the earth. सही बात है, हम एक ही तरफ हमेशा देखते हैं सन. Okay, and then the moon completes one rotation around its axis in 23 and half days. 27 होता है ये to orbit the earth, ऑर्बिट करने में अर्थ के, और यही टाइम होता है उसका 27 डेज में दोनों करता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ए इज ट्रू. हम एक ही साइड देखते हैं और दूसरा पॉइंट जो 27 दिन लगता है. Only one side of the moon surface is visible from the. बिल्कुल सही है. The period rotation of the moon on its axis is equal to the. Yes, 27 दिन. Yes, both A and true. Planet क्या है? Planet इसमें है आपका यूरेनस. Satellites क्या है? Satellite is your moon. Comet is Halley and artificial satellite is Mariner. तो आपको जहाँ भी ऑप्शन दिखे 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 अगर दिखता है कहीं पे, यस ये आपको दिख गया. ये 2 1 4 3 हमने पहले भी इसको सॉल्व किया है. 2 1 4 3 ही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग सन. बिल्कुल सही. मोस्ट ऑफ द स्मॉल बट कुछ 1000 किलोमीटर के हो सकते हैं. द ऑर्बिट्स ऑफ द एस्टेरॉइड लाइक जुपिटर एंड सैटर्न. नहीं, मार्स एंड जुपिटर. So 1 and 2 is the correct answer. ये हमने देखा है इसको. And possibly this is your the last question 144. Asteroids और comets के बीच में क्या difference है? तो asteroids are small rocky planets while comets are found frozen gases जो कि rocky और metallic materials है. यह बिल्कुल सही है. Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars. बिल्कुल सही है. While comets can between the Venus and Mercury. Comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not. तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये all 3 should be the correct answer. Let me confirm once. Yes, all 1 and 3. ये इसलिए बोला है because you don't know what is the location of comets. Comets can be anywhere in the space. So that is why I never underline this. So this is the wrong. 1 and 3 is the correct answer. So in this way you have completed around 144 questions and it is a very factual type of topic. ये बहुत फैक्ट्स हैं इसमें. इस फैक्ट्स को याद रखने के लिए बार बार वीडियो देखने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं. हम सब भूलते हैं बट वी ऑल रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर. एग्जाम के पहले एक बार देखने से काफ़ी देर तक ये दिमाग में रहता है. तो ये आपने 150 क्वेश्चन कर लिए यूनिवर्स एंड स्पेस से रिलेटेड. और इससे रिलेटेड एक डूसेंट का वीडियो हमने बना रखा है अपने प्रभावी चैनल, प्रभावी कंपटीशन हब चैनल पे. आप उसे देख सकते हैं. बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव मैनर में बनाया गया, आप उसे देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द पॉसिबली अर्थ होना चाहिए. अर्थ एंड अर्थ एंड रॉक्स. तो हम अर्थ और कंटिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करेंगे. उससे पहले वीडियो देखेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू दिस क्वेश्चंस. चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए. अब इफ़ यू वांट टू suggest anything please suggest, give a comments. Thank you very much. पढ़ाई करते रहिए. See you very soon. Thank you.